अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है वेव स्पीड के बारे में, यानी हम वेव स्पीड का मैथमेटिकल टूल बनाएंगे। तो जनाब दो तरीके इख्तियार करने वाले हैं हम, एक है डायमेंशन एनालिसिस का तरीका और एक होगा मैकेनिकल एनालिसिस। ठीक है जनाब। तो अब आपके पास क्या, पहले तो वेव स्पीड समझ लें, डिपेंडेंस उसकी समझ लें, फिर दोनों मेथड्स को बारी बारी देखते हैं। तो वेव स्पीड, तो हम कहेंगे कि जो डिस्टरबेंस है वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वन टाइम के अंदर या यूनिट टाइम के अंदर, वो वेव स्पीड कहलाएगा। ठीक है। तो अगर प्रॉपरली कहें तो आप कहोगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द डिस्टरबेंस इन वन टाइम पीरियड इज कॉल्ड वेव स्पीड। अब ये जो वेव स्पीड है ये डिपेंड किस पे करती है? हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम पे, यानी मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड करेगी या उसकी इलास्टिसिटी पे डिपेंड करेगी। ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है। तो ये दो बातें बस याद रखनी है, आगे चूंकि हमने इस्तेमाल करनी है। तो अब जैसे मैंने कहा कि हमने दो तरीकों से देखना है। तो पहला तरीका क्या है? डायमेंशन एनालिसिस का। तो भाई डायमेंशन एनालिसिस के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि जो क्वांटिटी हम मालूम कर रहे हैं उसकी डिपेंडेंस किस किस पे है। तो हम कह सकते हैं एक स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर ट्रांसफर वेव है, तो ये जो स्पीड है ये डिपेंड करेगी मैस एलिमेंट पे और फोर्स जो नेबरिंग एलिमेंट पे, यानी टेंशन कह लो कि वो जो स्ट्रेच होगा, जो आपके पास एक पार्टिकल ऊपर उठ रहा होगा या नीचे आ रहा होगा, तो वो अपने सराउंडिंग वाले पार्टिकल पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, जो टेंशन वहां पे लग रही होगी। ठीक है। तो अब आप इसमें से जो मैस एलिमेंट है इसको हम कह सकते हैं कि लीनियर मैस डेंसिटी से हम बताएंगे, यानी मैस पर यूनिट लेंथ। तो जनाब दो बातें हासिल हो गई कि भाई हमारे पास जो स्पीड है वो डिपेंड करती है एफ पे और म्यू पे। म्यू क्या है? लीनियर मैस डेंसिटी। तो अब आप कह सकते हो वी प्रोपोर्शनल है एफ और म्यू के। अब मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन डाला क्योंकि मुझे अभी पता ही नहीं है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये मेथड खुद ही बता देगा। तो वो देखते हैं कैसे। तो हम कह देते हैं एफ की पावर ए है, म्यू की पावर बी है। जो मुझे चूंकि आपके पास होमोजेनिटी का प्रिंसिपल लगाना है तो प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करके मुझे कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो फिर वक्त तो मैंने कांस्टेंट का लफ्ज ही लिख दिया है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन होगी, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, और इस सारे की पावर ए कंसिडर होगी। म्यू आप जानते हैं मैस पर यूनिट लेंथ है, तो मैस पर यूनिट लेंथ आप क्या लिखोगे? एम एल माइनस वन, और इस सारे की पावर बी कंसिडर होगी। पावर अगर ओपन कर दें तो इन सब के साथ आ जाएगा एम की पावर ए, एल की पावर ए, टी की पावर माइनस टू ए, इधर एम की पावर बी, एल की पावर माइनस बी। अगर मैं इनकी बेस इकट्ठी है तो पावर ऐड कर दूं तो आप लिखोगे ए प्लस बी, एम की पावर एल की पावर ए माइनस बी और टी की पावर माइनस टू ए। यहाँ पे तो एल टी माइनस वन है। अगर आप अब इक्वेट करते हैं तो अब आप देखो इधर m की पावर a प्लस बी है, यहाँ पे तो m है ही नहीं, तो इसका m की पावर जीरो कंसीडर होगी। तो मैंने a प्लस बी यानी जो पावर्स इक्वेट की उसे जीरो के बराबर मानना है ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। इधर मैं a प्लस बी जीरो रखूंगा तो m वन हो जाएगा, तो इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड m के लिहाज से बराबर हो जाएगी। फिर यहाँ पे l a माइनस एल की पावर ए माइनस बी है, यहाँ पे एल की पावर वन है, तो मैंने a माइनस बी को बराबर माना किसके? वन के। इसी तरीके से यहाँ पे t की पावर माइनस टू है, यहाँ पे t की पावर माइनस वन है, तो मुझे लिखना पड़ेगा माइनस टू को लाजमी तौर पे बराबर होना चाहिए माइनस वन के। तो यहाँ से अगर मैं कहूं कि आप नेगेटिव नेगेटिव काट दिएगा, a बराबर आ जाएगा वन बाई टू के। a की ये वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो तो b बराबर आ जाएगा माइनस वन बाई टू के। तो आपको दोनों वैल्यूज आ गई, a और b दोनों की वैल्यूज मालूम पड़ गई, तो वो वैल्यू मैंने प्लेस कर दी यहाँ पे। तो f की पावर चूंकि a थी तो पॉजिटिव के वन बाई टू, बी और म्यू की पावर b थी तो माइनस वन बाई टू आ जाएगा। माइनस वन बाई टू का मतलब आप इसे स्क्वायर रूट के अंदर भी लिख सकते हैं, नीचे जाके वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप लिखोगे कांस्टेंट स्क्वायर रूट f बाई म्यू, और ये अब आपके पास क्या आ गई? स्पीड आ गई। तो अब आप देखो कि यहाँ पे कांस्टेंट मैंने वन कंसीडर किया है। आप कहोगे कि ये आपके पास डायमेंशन लेस कांस्टेंट है और हम इसकी वैल्यू यूनिटी कंसीडर करेंगे। ओके होगी बात। अब ये तो एक तरीकाकार था कि डायमेंशन एनालिसिस के मेथड से आपने स्पीड वेव ऑफ द स्पीड वेव स्पीड का फार्मूला निकाल लिया। अब जरा मैकेनिकल मेथड से देखते हैं। लेट्स से
हम कह सकते हैं कि एक पल्स है जो स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस की गई है मैकेनिकल एनालिसिस के लिए। पल्स पड़ी हुई है ना, कि यानी एक बस जर्क दे के आपने उसे चला दिया है, तो जब आपने स्नैपशॉट लिया तो आपको पता चल रहा है कि ये पल्स मूव कर रही है किस वेलोसिटी के साथ, v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अब हम पूरी स्ट्रिंग को मूव करने का हम कह सकते हैं कि यानी पूरी स्ट्रिंग को देखने की बजाय तो सिर्फ आप पल्स को देखो, जो कि आपके पास है कि हम कहेंगे कि यानी वो एक पॉइंट पे आपको दिखाई दे रही है। तो इसका एक और मतलब भी है, यानी कि आपके पास जब ये पल्स मूव कर रही होगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो आप देखोगे कि आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो रस्सी बंधी हुई है दो दीवारों के बीच में, तो आप कहोगे कि वो भी मूव कर रहा है। लेट्स से हम यानी कह सकते हैं कि हमने चूज किया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो भी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है। ठीक है, तो अब दो मोशंस हो गई ना, एक तो पल्स मूव कर रही है और एक आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जब पल्स रनिंग कर रही होगी स्ट्रिंग के बीच में, वो सेम स्पीड होगी जो आपके पास उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की होगी। तो अब न्यूटन के में तो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो जाता है, तो चूंकि अब आपके पास दोनों में सेम चल रहा है, तो हम कहेंगे कि आप जो जिसमें आसानी है वो वाला आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हो गया, जहां पे आपको फ्रेम जिस फ्रेम में आसानी है वो चीज देख लो, पूरे का पूरा स्ट्रिंग को देख सकते हो या उस पल्स को भी आप स्टडी कर सकते हो, दोनों के पास आप कह सकते हो सेम एक्सेलरेशन चल रहा होगा। अच्छा जी, तो ये तो इतनी खैर बात नहीं थी, अब इसकी मैथमेटिक्स पे जाते हैं। तो आप कहोगे कि भाई आपके पास एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है जिस v स्पीड से वो चल रहा है, आपको फिग में दिखाई दे रहा है, आप एक स्मॉल एलिमेंट लेंथ लेते हो, डेल्टा एल आपको दिख रही है। ठीक है, ये अब आपको आर्क ऑफ द सर्कल यानी एक सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा समझना है, और ऐसा सर्कल जिसका रेडियस कितना है, r है। ठीक है, तो म्यू को हमने क्या पढ़ा हुआ है, लीनियर मास डेंसिटी, और आपने इसे पढ़ा था डेल्टा एम ओवर डेल्टा एल, यानी पूरी रस्सी नहीं ली आपने, उस रस्सी का एक छोटा सा हिस्सा लिया है। तो आप डेल्टा एम ओवर डेल्टा एल लिखोगे, जो म्यू को रिप्रेजेंट करेगा। डेल्टा एम यहां से किसके बराबर आ जाएगा, म्यू डेल्टा एल के। ये टूल हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। और टेंशन आपके पास, अगर आप देखो जो पैच आपने लिया उसके किनारों पे, उसके एंड्स पे आपने टेंशन देखी है, ये टेंशन अब टेंजेंट है, यानी ये इस पॉइंट को इस तरफ लेके जाना चाहती है और इस पॉइंट को इस तरफ लेके जाना चाहती है। तो अगर आप इसके कंपोनेंट करो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, तो इसका ना वो कैंसिल कर देंगे, और वर्टिकल कंपोनेंट आपके सेम सिम्टो में आएंगे तो वो एड अप हो जाएंगे। तो वर्टिकल तो साइन थीटा बन जाएगा, थीटा के आप समझ सकते हैं, तो एफ साइन थीटा दोनों में आ जाएगा, आइडेंटिकल होने की सिमेट्री होने की वजह से, तो 2f साइन थीटा आ जाएगा। अगर मैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन पे जाऊं तो साइन थीटा और थीटा इक्विवेलेंट माने जाते हैं, तो साइन थीटा की जगह थीटा मेंशन कर दिया, तो f2 थीटा, इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया मैंने। अब आप एक टूल जानते हैं, s इज इक्वल टू आर थीटा। क्या मैं लिख सकता हूं डेल्टा l इज इक्वल टू आर टू थीटा। टू थीटा समझते हैं ना, एक थीटा इधर का एक थीटा इधर का, तो टोटल मिलके टू थीटा यहाँ पे आएंगे। ठीक होगी बात। तो अब आपने इस टूल के लिहाज से ये लिख दिया डेल्टा एल बराबर है आर टू थीटा के, तो टू थीटा किसके बराबर लिखा जा सकता है, डेल्टा एल बाई आर। तो ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देंगे, तो इक्वेशन 1 बन जाएगी, एफ वाई बराबर आ जाएगा एफ डेल्टा एल ओवर आर के। अब हमने चूंकि कहा कि एक सर्कल का एक पैच बन रहा है, एक टुकड़ा बन रहा है, एक आर्क बन रही है, तो सेंटीमीटर फोर्स आएगी सर्कल में। तो वो हम कैसे पढ़ते हैं, डेल्टा एम वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि मैंने पूरी रस्सी तो नहीं ली, मैंने एक पैच लिया, तो डेल्टा एम हमने किसके बराबर पढ़ा था, म्यू डेल्टा एल के, अभी अभी ऊपर देख के आए हैं। तो आपके पास अब ये भी फोर्स की एक टूल आ गया, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों आपके पास आइडेंटिकल एक ही काम कर रही होंगी। तो अब आप लिख सकते हो कि भाई दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड बराबर कर देंगे, कुछ चीजें यहाँ से कट जाएंगी, डेल्टा एल से कट जाएगा, आर से कट जाएगा, तो सिर्फ v किसके बराबर आ जाएगा, f ओवर म्यू के, ऊपर स्क्वायर रूट डाल जाएगा क्योंकि v स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे भी देखो तो कांस्टेंट नहीं आया, तो इसका मतलब अब आपके पास यहाँ पे जो हमने डायमेंशन एनालिसिस से c को 1 कांस्टेंट किया था, यहाँ पे भी इसका मतलब प्रूफ होगी बात कि नहीं आ रहा। फिर एक चीज और आपने देखा, साइन थीटा मैंने थीटा के अप्रोक्सीमेटली लिया, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ली थी। तो अगर ये नहीं होता, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन नहीं लगती, तब हम ये चीज फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, हम नहीं मालूम कर सकते थे। ठीक होगी बात। फिर अगली चीज कि जब हम पीरियोडिक वेव्स देखते हैं जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जो आपके पास एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से मीडियम को डिस्टर्ब करती है, उसकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है। तो आपके पास जब मीडियम में बदलाव आएगा तो फ्रीक्वेंसी में बदलाव नहीं आएगा। क्या मतलब
कि आपके पास जो वेव ट्रैवल कर रही होगी मीडियम में से वो सेम फ्रीक्वेंसी रखेगी जो सोर्स वाली है। इस बात को जरा डिटेल में समझते हैं कि यानी मीडियम अगर एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा? वो वेवलेंथ में आता है। वो देख लेते हैं। लेट्स से हम कह देते हैं कि भी जो स्पीड ऑफ वेव है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? वो डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम पे। तो अब आप कहोगे v अगर स्पीड है वेवलेंथ है तो लैम्डा बराबर आ जाएगा v ओवर एफ के। तो अगर आपके पास वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं, उनकी स्पीड डिफरेंट है, तो हम कहेंगे उनकी लीनियर मास डेंसिटी डिफरेंट है। क्योंकि मीडियम डिफरेंट है ना, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो एक मीडियम की दूसरे मीडियम में सेम रहनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि जहां पे दो मीडियम कनेक्ट हो रहे हैं, जहां पे वो स्ट्रिंग कनेक्ट हो रही हैं, वहां पे डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी समझो ना, नंबर ऑफ वेव्स आ रही हैं, एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा, तो वो तो डिस्टर्बेंस हो जाएगी, डिसकंटिन्यूटी का कंसेप्ट आ जाएगा। तो इसका ना फ्रीक्वेंसी आपकी क्या रहेगी? सेम रहेगी। फर्क किस में आएगा? वेवलेंथ में आएगा। ठीक है, एक मीडियम में वेवलेंथ कुछ और होगी, दूसरे में कुछ और होगी। तो इसका मतलब F1 F2 रेशियो दो मीडियम्स की हमेशा बराबर रहेगी। तो आप लिखोगे v ओवर लैम्डा 1 बराबर होगा किसके? v ओवर लैम्डा 2 के। तो ये जनाब टूल था हमारे पास जिसको हमने स्टडी किया। हमें पता चला कि v जो आपके पास स्पीड है वेव की वो हमेशा किसके बराबर आएगी? स्क्वायर रूट f बाई m। f यहाँ पे टेंशन है, म्यू यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी है, जिसे आप मास पर यूनिट लेंथ पढ़ चुके हैं। फिर आपको पता चला कि दो मीडियम्स के बीच में फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? सेम रहती है। यानी कि आपकी वेव अगर एक मीडियम चेंज भी करेगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी में बदलाव नहीं आएगा, वेवलेंथ में बदलाव आएगा। तो ये जनाब बहुत इंपॉर्टेंट सा एक कंसेप्ट था, आगे हमारे पास इस्तेमाल होगा। तो जनाब आज का टॉपिक इतना ही था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।